हेलो बच्चों। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने पिछले लेक्चर को बहुत ही सीरियसली देखा होगा और आप लोगों के रिस्पांस से ये समझ में आता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। हम लोग आज का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो बच्चों, चार्ज को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। चार्ज जो है वो किसी एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of it attracts the tiny objects चार्ज किसी मटेरियल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों जिसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग किसी एक कॉम को अपने बालों में रब करते हैं और रब करने के बाद छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के पास लेकर के जाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम कहते हैं कि जब हमने कॉम को अपने बालों में रब किया तो उस कॉम के ऊपर एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे कि उस छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी। आप लोग सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं, वो सिंथेटिक का कपड़ा आपके शरीर के साथ, आपकी बॉडी के साथ रब होता है जिससे कि वो सिंथेटिक कपड़ा चार्ज हो जाता है। और जब आप उसको निकालते हैं, पहनते हैं, तो उसके चार्जेस आपस में टकराते हैं और चट चट की आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं चार्ज के जो आपको देखने को मिलते हैं। तो चार्ज को हम देख तो नहीं सकते हैं बट उसके इफेक्ट को हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। और उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वो ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल था लेकिन बाद में वो अट्रैक्ट करने लगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास की रॉड है और आपके पास कोई दूसरी रॉड है, कोई दूसरी रॉड है। मान लीजिए ये ग्लास की रॉड है और ये आपके पास जो है बच्चों एबोनाइट की रॉड है। एबोनाइट एक सबस्टेंस होता है। इन दोनों रॉड्स को हमने आपस में रब किया। तो जब हम लोग रब करते हैं, अच्छा, रब करने से पहले ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। ये दोनों जो रॉड्स थे ये न्यूट्रल्स थे, ये इस पर किसी भी तरह का इफेक्ट काम नहीं कर रहा था। अगर ये ग्लास की रॉड न्यूट्रल थी और एबोनाइट की रॉड न्यूट्रल थी, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है बच्चों, तो ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये आपस में इक्वल होते हैं। तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और वो बॉडी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन बच्चों अगर मैं इन दोनों रॉड्स को आपस में क्या करूं, रब करूं, इनको मैं आपस में क्या करूं, फ्रिक्शन क्रिएट कर दूं, दोनों को आपस में रब कर दूं। जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्ब को आप अपने हेयर में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो होता ये है बच्चों कि किसी एक रॉड पर से वो एक पर्टिकुलर उसका एक जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि किस ऑब्जेक्ट को किस पे रब करने से क्या चीज़ें बनती हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ग्लास रॉड को आप एबोनाइट रॉड पे रब करते हैं तो ऐसा देखने में आया कि जो ग्लास की रॉड है बच्चों, उस पर नेगेटिव चार्जेस एक्सेस हो जाते हैं। कैसे कि जब इन दोनों को आपस में रब किया, एबोनाइट और ग्लास की रॉड को आपने रब किया, तो फ्रिक्शन की वजह से इस एबोनाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल करके इस इलेक्ट्रॉन पर आ जाते हैं। और जब बच्चों यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो ये बैलेंस कंडीशन एबोनाइट रॉड पे थी, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एबोनाइट पे भी बराबर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि अब फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और निकल करके कहाँ पे चले गए, ग्लास पर चले गए। क्योंकि ये ग्लास पे गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ग्लास पर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक नॉन बैलेंस फोर्स क्रिएट हो गया। तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है चार्ज के फॉर्म में। एबोनाइट रॉड पे भी ऐसा ही होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो निकलने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और इस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से ये भी चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों रॉड जो कि न्यूट्रल थे पहले, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर थी और इन दोनों को जब आपस में आप रब करते हैं तो रब करने से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ बच्चों, तो ऐसा देखने में आया कि इलेक्ट्रॉन जिस
भी ऑब्जेक्ट पर जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज का। तो चार्ज बेसिकली क्या है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि किसी मटेरियल के पास आ जाती है कि जिससे कि वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मैग्नेट भी तो जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन बच्चों मैग्नेट जो होता है वो सिर्फ आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि चार्ज जो होता है वो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है ना। और जो है आपके हाथ में आपने देखा होगा आपके रोए जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, वो देखिए बिल्कुल से चार्ज, जब आप कभी भी टीवी की स्क्रीन के पास अपने हाथ को लेकर के जाएं तो देखिए वो बिल्कुल से स्ट्रेट हो जाता है। तो टीवी की स्क्रीन जो होती है वो चार्ज होती है, इस वजह से आपके हाथों में जो रोए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आई होप चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ कि चार्ज की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। तो बच्चों 600 BC में एक थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे। थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी, एक सब्सटेंस होता है अंबर को जब इन्होंने फर पर रब किया तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व की कि जब कभी भी अंबर को क्या किया गया, फर पे रब किया गया, तो अंबर के पास जो है एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। इसी तरीके से आगे चल करके कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने पर ये पता चला कि इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्लास, जैसे एबोनाइट हो गया बेटा, एबोनाइट अभी मैंने आपको बताया है ना, सिल्क हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया। इसी तरीके से बेटा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। तो ये कुछ मटेरियल्स के नाम हैं, हेयर हो गया, राइट। ये कुछ मटेरियल्स के नाम हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि ये चार्ज अभी मूवेबल नहीं है, ये स्टैटिक चार्ज है। कहने का मतलब ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, इस वजह से इसको हम स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। और इस स्टैटिक चार्ज का अपना एक इफेक्ट होता है, अपना एक फील्ड होता है, तो उसकी बात भी हम आगे करते हैं। प्यारे बच्चों, जो चार्ज होता है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ चार्जेस। एक होता है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जब आप ग्लास की रॉड को एबोनाइट की रॉड पर क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे, तो एबोनाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल करके ग्लास पर रख जाते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, एक्सेस का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। अब आगे चल करके इसको थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च हुआ, और रिसर्च होने के बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार किसी भी बॉडी के ऊपर कितने चार्जेस और कितने पॉजिटिव चार्जेस और कितने नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी पता करना था कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। नेगेटिव को हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन चार्ज कहते हैं, है ना। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन, राइट। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के जाने से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। और इन्होंने कैलकुलेट किया -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ध्यान दीजिएगा कि चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों वो कूलम होती है। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था, जिसकी वजह से इसको हम कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बच्चों, प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों का इफेक्ट जो है अलग अलग होता है। एक का इफेक्ट पॉजिटिव होता है और एक का इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बच्चों डायरेक्शन से होता है, उसके इफेक्ट से होता है, राइट। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो आउटसाइड डायरेक्शन में होता है, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो इनसाइड डायरेक्शन में होता है। अब अगर ध्यान से यहाँ पे बात की जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर बिल्कुल से इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपसे कोई चार्ज पूछता है तो आप क्या बताएंगे? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो ये होता है बेटा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टैटिक चार्ज की और चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपने सिलेबस की रिलेटेड चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब बच्चों मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको चार्ज को प्रोवाइड किया, मान लीजिए मैंने कुछ चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो जब मैं इस पर कुछ चार्ज को प्रोवाइड करता हूँ तो चार्ज के प्रोवाइड करने से बच्चों ये चार्ज अगर इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करने लगता है तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गई। लेकिन बच्चों कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपको चार्ज के फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी को समझना होगा जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टॉपिक को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है। बात समझ में आ गई। अब चार्ज के फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं तो हम उनकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो ध्यान रखना कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो चार्ज होता है बच्चों, जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि चार्ज को न तो बनाया जा सकता है न तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, चार्ज को एक पॉइंट से या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अभी आपने इसके पहले एग्जांपल देखा कि जब एबोनाइट और ग्लास की रॉड को रब किया जा रहा था तो वहाँ पे कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा था, वो चार्जेस पहले से ही थे। बस ये हो रहा था कि एबोनाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और जाकर के ग्लास रॉड पे लग जा रहे थे। तो जहाँ से निकले वो बन गया पॉजिटिव, जहाँ पर गए वो हो गया नेगेटिव। क्या इस दौरान कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि जब दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वही तो चार्ज क्रिएट करेगा, लेकिन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना होता है। तो चार्ज आर क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो नेट चार्ज क्रिएट होता है या नेट चार्ज जो ट्रांसफर्ड होता है विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 5 जितने भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो आप माइनस में लेंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो पॉजिटिव में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ Q इक्वल टू N इंटू ई। ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा या एक बॉडी पर या दूसरी बॉडी पे जो भी चार्ज क्रिएट होगा वो लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, जहाँ पर n जो है एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब आप सभी जानते हैं, प्लस माइनस से लेकर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने मान लीजिए ये हमारे पास पहली रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड हो गई और यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए और आपसे पूछा जाए कि इस पर मान लीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना चार्ज क्रिएट हुआ तो डायरेक्टली Q इक्वल टू N इंटू ई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 रखा, मल्टीप्लाइड कर दिया एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज क्रिएट हुआ, तो आप कहोगे -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम, राइट, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 18। तो इस पर इतना नेगेटिव क्रिएट होगा और जितना इस पर नेगेटिव क्रिएट होगा उतना ही इस वाली बॉडी पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात प्रॉपर्टीज़ जो चार्जेस की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट की बात करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट की बात समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते हैं, कैसे समझेंगे बच्चों?
तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी एक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया होता है जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अभी मैंने आप सभी को बताया कि जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्बिंग करने के बाद जब कॉम्ब को आप पीस ऑफ पेपर्स के पास लेकर के जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन शर्त ये है कि वो पीस ऑफ पेपर उस कॉम्ब के फील्ड में होना चाहिए। अब मान लीजिए कॉम्ब को आप बहुत दूर रख रहे हैं तो क्या वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल से नहीं करेगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इसको हम बेटा इसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच another charge experience force, जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज क्या कर सकता है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। अब प्यारे बच्चों, अगर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अब ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसे मैं कहूँगा सोर्स चार्ज। क्या कहूँगा? सोर्स चार्ज। अब इस पॉइंट पर मैंने एक छोटा सा चार्ज रख दिया, इसको मैं कहूँगा टेस्ट चार्ज। दिस इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। तो अगर इस पॉइंट पर मैंने छोटे से चार्ज को रखा तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में जब कोई छोटा सा चार्ज रखा जाता है तो वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चों जब इस सोर्स चार्ज के इस पॉइंट पर रखा गया तो हम देखते हैं ये कुछ 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जब इसी चार्ज को इस पॉइंट पर रखा जाता है तो हम देखते हैं 20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ हर एक पॉइंट की अपनी एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के हिसाब से वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। और बच्चों किसी भी चार्ज के चारों तरफ उस पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की मुझे एनर्जी बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे चार्ज को ला करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। और बच्चों इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की, और साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, और हमने ये भी देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है। अगर इसी के जगह पर सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लिया जाए और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो आप जानते हैं दो नेगेटिव चार्जेस जो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है किसी टेस्ट चार्ज पर, जबकि जो नेगेटिव आपका चार्ज होता है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अब आपको क्या करना है, आपकी बुक पर Q = NE, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इस पर कई सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अब इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं? कभी कभी आपको Q की वैल्यू दे दी जाएगी, मान लीजिए 20 कूलम दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि 20 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को रिजॉल्व कर लेना है, N = Q/E। अब E की वैल्यू तो आप सभी को पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप यहाँ पे रखिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको N की वैल्यू पता चल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 20 कूलम के चार्ज को क्रिएट करने पर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे ये कहा जाता है कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए गए, आपसे चार्ज पूछ लिया जाएगा, कभी आपको चार्ज दे दिया जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाएगा। बच्चों इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि क्या चार्ज के ट्रांसफर होने से मास भी ट्रांसफर होता है? तो आपका आंसर होगा यस। जब कभी भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो हो जाता है नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बच्चों, तो आप जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो होता है 9.1 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मास ट्रांसफ़र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से इतना मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, 9.1 × 10⁻31 होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, -31 कूलम होता है।
तो इसका मतलब अगर आपको कहा जाए कि मास ट्रांसफर्ड, आपको दे दिया जाए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि मास ट्रांसफर्ड बताइए कि कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए और उसको मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास ट्रांसफ़र पता चल जाएगा। तो इसमें बेसिकली यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हो और भी वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए जा सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।